हेलो एवरीवन। तो कल हमने वोल्टेज रेगुलेशन किया, ठीक है। तो वी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई वोल्टेज रेगुलेशन से, आर बाई आर एल, ठीक है। यही वोल्टेज नियमन है, वोल्टेज रेगुलेशन है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पीक इनवर्स वोल्टेज, प्रतीप शिखर वोल्टता। ये क्या होती है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, और जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके लिए पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी होती है, ठीक है, ये देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्रतीप शिखर वोल्टेज होती क्या है। हम सबको पता है हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, दो डायोड लगे होते हैं, ठीक है, दो डायोड लगे होते हैं। तो प्रतीप शिखर वोल्टता को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि यह वोल्टेज वह वोल्टेज है, वह मैक्सिमम वोल्टेज है जो डायोड पर विद्युत चालन न होने की स्थिति में भी उपस्थित होती है। समझ रहे हो क्या? जब हम एक बार बना लेते हैं, ये हमारे यहाँ डायोड था, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर था ना, तो हाँ इसमें एक डायोड यूज होगा और दो डायोड फुल वेव रेक्टिफायर में यूज करते हैं, ठीक। तो हमारे पास यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था आर एल, यहाँ ये कुंडली लगी हुई थी ट्रांसफार्मर की, ये कुछ यहाँ हमारी वी आई वोल्टेज इनपुट में थी, ठीक है। यहाँ वी नोट वोल्टेज बोल रही थी। तो कुछ इस प्रकार था डायोड, ये हमारा डायोड लगा हुआ था। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, इसको पहले पॉजिटिव दे रहे थे, इसको नेगेटिव। इस कंडीशन में ये अचालन अवस्था में होगा, मतलब ये चालित अवस्था में नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ये ऑफ स्टेट में होगा। तो कहने का मतलब है, और सेकंड अगर वे में करें तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इस कंडीशन में तो ये चालन अवस्था में होगा, ठीक है, कंडक्टिंग स्टेट में होगा। बाकी अगर यहाँ नेगेटिव साइन हो इस अवस्था में, ये कंडक्टिंग स्टेट में नहीं होगा। तो प्रतीप शिखर वोल्टेज क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, कि वह मैक्सिमम वोल्टेज है जब जो हमारा ये डायोड है ये कंडक्टिंग स्टेट में न होने पर भी उपस्थित होती है ये वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि अगर कोई कंडक्टिंग स्टेट में नहीं है, ये ऑफ स्टेट में है, तो वोल्टेज होनी नहीं चाहिए। लेकिन पीक इनवर्स वोल्टेज हम उससे वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो इसकी विद्युत चालन न होने की स्टेट में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इस डायोड को इस मैक्सिमम वोल्टेज हमारी, जिसको हम प्रतीप शिखर वोल्टेज बोलते हैं, इसको सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए, ठीक है। इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये पीक इनवर्स वोल्टेज को सहन कर सके। ओके, इसको तो हमने देख लिया कि ये होती क्या है। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी होती है, तो आरोपित जो एसी वोल्टेज हम कितनी करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अल्टरनेटिव जो वोल्टेज है वो हमारी ईएम हम इस पर आरोपित करते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो डायोड पर पीक इनवर्स वोल्टेज होगी वो ईएम के ही बराबर होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, बिल्कुल माइंड में बैठा लेना कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज है पी आई वी से हम डिनोट करें, इसकी वोल्टेज ईएम के इक्वल होगी। किसके लिए, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। फुल वेव के लिए डिफरेंट होगी, तो हाफ वेव के लिए कितनी होगी, ईएम के इक्वल होगी। यहाँ तक क्लियर? तो ये हमारी पीक इनवर्स वोल्टेज थी। नेक्स्ट अगर टॉपिक पे चले तो ये पॉइंट चल रहे थे हमारे, तो ये कौन सा पॉइंट था, क्या क्या निकाल लिया हमने, ए तो निकाला हमने इसकी एवरेज वैल्यू करंट और वोल्टेज की, फिर सेकंड निकाला हमने आरएमएस वैल्यू बी पार्ट में, सी पार्ट में हमने क्या निकाला, रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर से हमने एफिशिएंसी निकाली थी, ठीक है, रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकाली। फोर्थ पॉइंट पे हमने रिपल फैक्टर निकाला, फिर फिफ्थ पॉइंट पे हमने वोल्टेज रेगुलेशन किया, तो ये सिक्स था हमारा, ठीक है। अब सेवंथ पे हम करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निर्गत वोल्टता तथा धारा के आवर्ती घटक, ठीक है। क्या है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज
एंड करंट। तो इसमें क्या होगा कि हमें जो आउटपुट जो वोल्टेज और करंट है उसके आवर्ती के कंपोनेंट निकालने हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट निकालने। ठीक है, तो हम करते हैं। तो करंट को हम जो हमारी फूरियर एनालिसिस है, फूरियर जो विश्लेषण है, उसके द्वारा हम इसकी फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट प्राप्त करेंगे। अब ये फूरियर एनालिसिस क्या होता है, फूरियर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, करंट का मान कैसे निकालते हैं, फूरियर थ्योरम से हम करते हैं। ठीक, तो बाई फूरियर थ्योरम ये क्या होती है, ये हम कुछ इस प्रकार करते हैं। आई इक्वल टू ए नोट प्लस समीशन आई एन 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी। एन कहाँ से कहाँ तक, 1 से इन्फिनिटी। ये हमारी फूरियर थ्योरम है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे ए नोट क्या है, ए एन क्या है, बी एन क्या है, ये लिख लेते हैं। तो हेयर ए नोट इक्वल टू 1/t 0 to t i dt। ठीक है, ए एन इक्वल टू 2/t 0 to t i कोस एन ओमेगा टी dt। ठीक है, और थर्ड क्या बचा, बी एन इक्वल टू 2/t 0 to t i साइन एन ओमेगा टी dt। अब हमारे पास जो कांस्टेंट ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू है, अब इनकी वैल्यू हम निकाल कर इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगी। ठीक है, तो हम करते हैं, ए नोट की वैल्यू निकालते हैं, ए एन की निकालते हैं, बी एन की निकालते हैं, क्योंकि इसमें आई करंट रखनी है, आई रखनी है, आई रखनी है। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे इंटीग्रेशन करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, आई टोटल करंट निकालेंगे। ओके, करते हैं कल।